आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी डिमांड आ रही है कि पहले हमें 11th चैप्टर शुरू करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स 11th चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि 11 जो चैप्टर है और 12 जो चैप्टर है, दो चैप्टर एक जगह मिले हुए हैं और इसका नाम है ऑप्टिक्स। और ये जो ऑप्टिक्स है, देखो 11 और 12, ये तो 11 है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं और अगला है 12। 11 और 12 चैप्टर मिलकर इन दोनों चैप्टर से 9 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए दोनों जो चैप्टर हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी लंबे चौड़े भी, काफ़ी टाइम लगेगा इनको पूरा करने में और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि ये चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें उलझने वाली बातें भी काफ़ी हैं। अगर आप एक एक बात को ध्यान से समझते हुए और रोज़ाना याद करते हुए आगे बढ़ोगे तो ही आपको इस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। देखिएगा आप, प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी चीज़ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो पढ़ो इसको। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गति करके पृथक्कारी सतह से टकराए और वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है और शायद 10th क्लास में भी आ जाती है। यहाँ पर केवल ये रिपीट हुई है। अगली बात देखो, परावर्तन की जो घटना होती है उसमें प्रकाश की किरण पहले भी उसी माध्यम में गति करती है और बाद में भी उसी माध्यम में गति करती है। तो माध्यम के चेंज न होने से प्रकाश का वेग नहीं बदलता है। क्लियर? और प्रकाश का वेग नहीं बदलता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलती है। तो देखो, परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति नहीं बदलती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश का वेग तो कब बदलता है? जब प्रकाश का वेग कब बदलता है? जब प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश का वेग बदलता है, क्योंकि माध्यम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है और जब वेग बदलता है तो तरंग दैर्घ्य बदलती है। क्लियर? दो बातों का ध्यान रखें कि परावर्तन की घटना में न वेग बदलता है। क्यों? क्योंकि वेग तब बदलता है जब माध्यम चेंज होता है। तो परावर्तन की घटना में पहले भी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में जा रही है और बाद में भी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में जा रही है। इस वजह से प्रकाश का वेग नहीं बदलता है और वेग नहीं बदलता है तो तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलती है और आवृत्ति भी नहीं बदलती है। आवृत्ति के संदर्भ में आप एक बात याद रखें, चाहे अपवर्तन हो या परावर्तन हो, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। प्रकाश की किसी घटना में आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। इसका मतलब कोई सतह है, उसके ऊपर 90 डिग्री के कोण पर अगर गिरती है तो वापस 90 डिग्री के कोण पर ही चली जाती है। ये लाइन आपको कब समझ में आएगी? जब आप प्रकाश परावर्तन के ये नियम पढ़ोगे। देखिएगा, अगला टॉपिक है प्रकाश परावर्तन के नियम। समझना इस बात को। ये जो है एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। इसके नीचे यूं हमने कुछ डैश 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 बना रखे हैं। इसका मतलब ये एक दर्पण है। चूंकि ये सीधा है बिल्कुल, इसलिए ये समतल दर्पण है। इस डैश डैश लाइन का मतलब होता है इस समतल दर्पण पे नीचे की ओर पॉलिश की गई है और जिधर पॉलिश करते हैं उसका अपोजिट जो साइड होता है वो चमकदार हो जाता है। तो नीचे पॉलिश कर रखी है तो ऊपरी जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है? चमकदार हो जाता है। ये इसके ऊपर
अभिलंब है। अभिलंब का मतलब समझ लें आप, ये डॉट डॉट जो लाइन है ये अभिलंब को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब आप समझ लें कि जब प्रकाश की जो किरण है वो ये जो अभिलंब है, वो अभिलंब क्या होता है वो समझें कि ये जो दर्पण है इसके साथ 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, ऐसी लाइन जो इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है वो अभिलंब होती है। तो देखिएगा आप, ये कोण 90 डिग्री का है, इधर से भी और इधर से भी। क्लियर? तो ये तो समतल दर्पण है और समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली ये डॉटेड लाइन क्या है? अभिलंब है। क्लियर? आगे देखिए, अब ये कोई किरण आ रही है, ये आ रही है, तीर का निशान भी लगा रखा है और इस ओ पे गिर रही है और इसे क्या कह दिया? आपतित किरण, अर्थात आने वाली किरण। क्लियर? और जब इसे टकराई और टकरा कर ये वापस लौट गई और ये कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहलाती है। क्लियर? अब बात आती है कि परावर्तन की ये विशेषता होती है कि जितने कोण पर प्रकाश की किरण आती है उतने ही कोण पर ये वापस लौट जाती। तो देखो, ये जो प्रकाश की किरण है वो आई कोण पर आपतित हो रही है और आर कोण पर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। देखो, जितने भी कोण यहाँ बनते हैं इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत, वो सारे के सारे कोण अभिलंब से मापे जाते हैं। तो ये अभिलंब से लेकर यहाँ तक का ये कोण ये आपतित किरण बना रही है और ये जो परावर्तित किरण है वो ये आर कोण बना रही है। क्लियर? अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, इस आई को तो कहा इसने आपतन कोण और आर को कहा इसने परावर्तन कोण। क्लियर? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है परावर्तन का द्वितीय नियम। क्लियर? इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बात भी स्पष्ट हो रही है क्योंकि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों के जो तीनों हैं वो इस कागज के पृष्ठ पर मौजूद हैं। इस कागज के पृष्ठ पर मौजूद होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको पढ़ें आप। प्रकाश के परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। नंबर एक है परावर्तन का प्रथम नियम। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। बताया था मैंने आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आगे देखिए, परावर्तन का द्वितीय नियम नंबर 2। द्वितीय नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। और ये नीचे लिख दिया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर? अब वहाँ एक लाइन आई थी, उसको आप समझो। लाइन क्या आई थी कि यदि प्रकाश की किरण किसी समतल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। इसका मतलब समझें। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ तो ऐसे आ रही है, अगर वो ऐसे आएगी इस लाइन के अनुसार इस पे गिरेगी तो कितने कोण पर गिर रही है? वो 90 डिग्री के कोण पर गिर रही है। और परावर्तन का नियम कहता है कि प्रकाश की किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर लौट जाती है। तो जब ये 90 डिग्री के कोण पर आ रही है तो 90 डिग्री के कोण पर ही ये वापस जानी चाहिए और ये वापस इधर चली जाती है 90, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यही बन रहा है तो 90 डिग्री पर तो ये आती है। तो आई की वैल्यू होगी 90 और टकरा कर इस पॉइंट से टकराएगी और वापस ऐसे ही लौट जाती है इसी रास्ते पर,
क्योंकि अब कोण क्या बन रहा है, परावर्तन कोण भी 90 डिग्री का बन रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगला टॉपिक है और वो है गोलीय दर्पण। अब जो टॉपिक आएंगे वो काफ़ी जटिल आएंगे और आपको काफ़ी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो ही ये सब आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कांच का खोखला गोला है, ठीक है, कांच का खोखला गोला है। जैसे क्रिकेट की जो गेंद आती है वैसी गेंद अगर कांच की हो और अंदर से खोखली हो, या यूँ कह दूँ मैं आपको कि जो बच्चे जिस प्लास्टिक की गेंद से खेलते हैं बचपन में, अंदर से जो खोखली होती है उसको अगर वो प्लास्टिक की बजाय कांच की हो, पहला काम तो प्लास्टिक बजाय किसकी हो, कांच की हो, पहला काम। दूसरा, अगर वो कांच की हो और उस कांच की जो कटोरी है, कांच की जो गेंद है, उस गेंद को अगर बीचों बीच से दो टुकड़े हम कर दें तो दो कटोरी नुमा आकृति आपको प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर। वो जो कटोरी नुमा आपको आकृति प्राप्त हो रही है उसके अगर किसी एक भाग पर पॉलिश कर दें, या तो अंदर पॉलिश कर दें या फिर बाहर पॉलिश कर दें, तो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, गोलीय दर्पण कहेंगे। देखो यदि किसी खोखले गोले को काट कर, ठीक है, जैसे वो प्लास्टिक की गेंद थी उसको काट कर उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दें, एक भाग पर पॉलिश करेंगे तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, जिससे दूसरा भाग क्या हो जाए, परावर्तक हो जाए, तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखवाई है। वो देखो कि कोई खोखला गोला है, अगर खोखले गोले को काट कर उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दें तो उसका दूसरा भाग क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब जो अपने पास कटोरी नुमा जो दो खोखली गेंद के दो टुकड़े मिलके जिसको अपन ने काटा था, अगर उसमें ध्यान समझना, अगर उसमें आप भारी सतह पर पॉलिश कर दो, अगर उसमें आप भारी सतह पर जो गेंद को आपने काटा, दो कटोरी मिली कांच की, अगर उस कटोरी के जो आधी कटोरी है उसकी भारी सतह पर पॉलिश कर दें तो अंदर की सतह क्या हो जाएगी, चमकीली। और जब अंदर की सतह चमकीली हो जाएगी तो वो जो बनेगा उसको कहेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन सा होता है, जिसकी जो अंदर की सतह चमकीली हो या फिर यूं को दबी हुई सतह चमकीली हो, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। इसके विपरीत अगर उस कटोरी के अंदर पॉलिश कर दें तो बाहर की सतह क्या हो जाएगी, चमकीली, तो जो बनेगा उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो कटोरी थी, कांच की कटोरी थी या क्रिकेट की गेंद की या प्लास्टिक गेंद की जो आधी कटोरी थी वो कांच की बनी हुई थी, उसकी अगर आप बाहर पॉलिश कर दोगे तो अंदर की सतह हो जाएगी चमकीली, और अंदर की जब चमकीली हो जाएगी तो वो तो कहलाएगा अवतल दर्पण। लेकिन जब आप उसके अंदर की सतह पर पॉलिश कर दोगे तो बाहर की सतह हो जाएगी चमकीली और वो बनेगा उत्तल दर्पण। तो देखो वह है गोलीय दर्पण जिसमें उसकी दबी हुई सतह चमकीली हो या परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके अपोजिट वह गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह चमकीली या परावर्तक हो, उभरी हुई सतह का मतलब भारी सतह, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ राशियां हैं और उसकी डेफिनेशंस हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।